हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे बिजनेस और क्रिकेट के बारे में। बिजनेस और क्रिकेट, इन दोनों का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है, यहाँ पर हम स्थापित करने का प्रयास करेंगे। बल्कि ये कह लीजिएगा कि बिजनेस की बातें क्रिकेट के द्वारा कुछ हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी एशिया कप 2025 समाप्त हुआ, जिसमें भारत ने एशिया कप जीता और पाकिस्तान हारा। अब पाकिस्तान हारा, उसने जिस तरीके से समीक्षा की, उसके उसके आधार पर कुछ विचार निकल करके आए। तो उन विचारों के आधार पर हम बिजनेस की कुछ बारीकियों को समझने का प्रयास करते हैं। देखा ये जाए कि जैसे कि कभी ये कहा जाता था कि जब थोड़ा सा छोटेपने में मैच आते थे, तो मान लिया जो बड़े होते थे, मान लिया अंकल आंटी या माता पिता। अब मान लिया बच्चे लोग जब मैच आ रहा है और वो देख रहे हैं टीवी पर देख रहे हैं, वो देखते थे कि हैं ये क्या है, इसमें इनको क्या आनंद आता है। एक बॉल फेंक रहा है, दूसरा बैट चला रहा है, घुमा रहा है। क्यों कई घंटे, पूरा दिन हो जाता था। वनडे मैच आता था, पूरा दिन चलता था। तो कहा ये क्या, इसमें क्या आनंद आ रहा है इनको, इसमें क्या मजा आ रहा है। लेकिन देखने वालों को मजा आता था। अर्थात अब देखने में ही लगता है कि क्रिकेट में सिर्फ केवल बॉल फेंकना है और बल्ला घुमाना है, बड़ा आसान लगता है। बिजनेस में भी यही हालत है। बिजनेस देखने में तो बड़ा आसान लगता है, खाली खरीदना और बेचना तो है। दुकान खोल लो, बैठ जाओ, सामान रख लो, बिकेगा ही। लेकिन नहीं, यहीं पर आती हैं समस्याएं। यहीं पर बिजनेस की बारीकियां, जिस तरीके से जब क्रिकेट को देखा जाता है, क्रिकेट को समझा जाता है, तो बहुत सारी बारीकियों का पता चलता है। फिर क्रिकेट को जब देखने से और समझने से बहुत सारी बारीकियों का पता चलता है। जब क्रिकेट को खेला जाता है तो और भी ज़्यादा बारीकियों का पता चलता है। फिर क्रिकेट के जिस फॉर्मेट को खेला जाता है, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे मैच हो, चाहे 2020 मैच हो, तो इन फॉर्मेट को जब खेला जाता है तो क्रिकेट की और बारीकियां समझ में आती हैं। और फिर जब लोकल टीम से शहर लेवल पर, जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर टीम के रूप में ये टीमों के साथ में खेला जाता है, तो कुछ और बारीकियों का पता चलता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय मैचों को खेला जाता है तो और बारीकियों का पता चलता है। और जब विभिन्न प्रकार के टूर्नामेंट खेले जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो और कुछ बारीकियों का पता चलता है। लेकिन जब एशिया कप या आईपीएल या फिर वर्ल्ड कप, इस प्रकार के टूर्नामेंट खेले जाते हैं, तो और बारीकियों का पता चलता है। अब यही हालत बिजनेस की भी है कि बिजनेस में भी बहुत सारी वैरायटियां हैं। सिंपल से तो बात यही आती है कि बस खरीदना और बेचना ही तो है। कोई भी सामान हो, ले करके बैठ जाओ, बेचने लगो। लेकिन
दिक्कतें आती हैं कब? जब बिजनेस को स्केल अप करना होता है, बिजनेस को बड़ा या बहुत बड़ा करना होता है, तब दिक्कतें आती हैं। जब विभिन्न प्रकार के प्रेशर को झेलना होता है, तब दिक्कतें आती हैं। तब दिक्कतें आती हैं जैसा कि पाकिस्तानी समीक्षक ने एशिया कप के दौरान समीक्षा करते हुए एक बात कही कि हमारे यहाँ तो खिलाड़ी पैराशूट के माध्यम से उतरते हैं, टीम में पैराशूट के माध्यम से उतरते हैं, अर्थात किसी न किसी की सिफारिश के आधार पर उतरते हैं। परिणाम वो उतना बढ़िया हैंडल नहीं कर पाते हैं। जबकि इंडिया में खिलाड़ी एक प्रोसेस से निकल करके आते हैं, एक प्रोसेस हो करके वो भारत की इंटरनेशनल टीम तक पहुंचते हैं। हमारे यहाँ किसी की सिफारिश लग गई जाकर के वो इंटरनेशनल टीम में शामिल हो गया। अब इंटरनेशनल टीम में शामिल हो गया, अब वो उस तरीके का प्रदर्शन थोड़ा ना करेगा। अब यही चीज़ आती है यहाँ कि बिजनेस में भी क्या आप पैराशूट बिजनेसमैन हैं? पैराशूट बिजनेसमैन का अर्थ ये बनता है कि मूड हुआ बिजनेस करने का, चलो मूड स्टार्ट कर दिया, चलो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मूड हुआ बिजनेस करने का स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक प्रोसेस वाला होता है, एक प्रोसेस से होकर के एक आम आदमी जब प्रोसेस से गुजर करके, कॉमर्शियल प्रोसेस से गुजर करके जब वो एक बिजनेसमैन बनता है तो उसकी क्वालिटी कुछ और होती है, उसका प्रदर्शन कुछ और होता है। साथ ही साथ उन्होंने समीक्षा के दौरान एक बात ये भी कही यहाँ के जो सेलेक्टर हैं उस सिफारिश के आधार पर उनको ये नहीं पता होता है उनको पता होने के बावजूद भी वो इस बात पर गौर नहीं करते हैं कि कौन खिलाड़ी किस फॉर्मेट का है और उसको किस फॉर्मेट में भेज दिया गया। जैसे कि मान लिया क्रिकेट में 3 फॉर्मेट हैं, टेस्ट मैच, वनडे, T20। अब कोई टेस्ट मैच बढ़िया खेल लेता है तो उसको यदि 20 में भेज दिया गया तो वो कैसे कामयाब हो पाएगा? या कोई वनडे बढ़िया खेल लेता है, उसको 20 में भेज दिया गया तो कैसे कामयाब हो पाएगा? या 20 का कोई बढ़िया प्लेयर है और उसको टेस्ट मैच में भेज दिया गया तो वो कैसे खेल पाएगा? क्योंकि तीनों फॉर्मेट अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से खेले जाते हैं। कॉमन चीज़ सब में बैट और बल्ला का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी बारीकियां अब उसी तरीके से बिजनेस में भी 3 फॉर्मेट होते हैं। 3 फॉर्मेट होते हैं। रिटेलर फॉर्मेट अर्थात सेल्स फॉर्मेट, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मेट। अब कोई बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मेट का है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट का है, कोई सेल्स फॉर्मेट का है, कोई सेल्स अर्थात रिटेलर फॉर्मेट का है। अब मान लिया, अब यदि प्रोसेस के आधार पर यदि कोई जब प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस किसी व्यक्ति को या किसी फर्म, दुकान, कंपनी का जब कॉमर्शियल प्रोसेस किया जाता है या कॉमर्शियल प्रोसेस से गुजरता है तो उसका लक्ष्य, प्रोसेस का लक्ष्य ये होता है कि बिल्कुल क्लियर करना कि हाँ ये है मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मेट का होगा या यह डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट का होगा या फिर यह सेल्स फॉर्मेट का होगा अर्थात फूड का सेल्स फॉर्मेट का होगा, किस तरीके का होगा। लेकिन यदि मान लिया प्रोसेस नहीं हुआ है तो या तो कभी वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, कभी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, कभी सेल्स करेगा।
सेल्स करेगा तो इस तरीके से परिणाम वो किसी भी सेक्टर में बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाएगा अर्थात बढ़िया प्रदर्शन का अर्थ यह है कि जो संभावनाएं हैं उनको हैंडल करना और प्रेशर है उसको हैंडल करना, अपेक्षाओं पर खरा उतरना, अब अपेक्षाओं पर और या अपेक्षाओं को निर्धारित करना। ये कई सारी बातें हैं कि जो संभावनाएं हैं कि जैसे कि मान लिया क्रिकेट में संभावनाएं, पिच कैसी है, ग्राउंड कैसा है, पिच कैसी है, ग्राउंड कैसा है, फील्डिंग कैसी है, ये इसके आधार पर संभावनाएं तय होती हैं। बिजनेस में मार्केट कैसी है, सोसाइटी कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, ये है ग्राउंड कैसा है, और कंपटीटर कौन कौन से हैं, ये फील्डिंग कैसी है, और वो कॉमर्शियल एक्टिविटी या फर्म, दुकान, कंपनी जिसके माध्यम से आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, यह अपने आप में पिच कैसी है, अर्थात कॉमर्शियल एक्टिविटी या फर्म, दुकान, कंपनी जो आप कर रहे हैं उसमें संभावनाएं या उसकी संभावनाएं कैसी हैं, सोसाइटी, मार्केट या इकोनॉमी की संभावनाएं कैसी हैं, यह ग्राउंड की कंडीशन क्या है। और कंपटीटर कहाँ पर, कौन सा कंपटीटर कहाँ पर, किस रूप में है, यह फील्डिंग बताती है। अब आपकी जो पॉलिसी है या आपकी जो एक्शन है ये आपकी बैटिंग को डिफाइन करता है। तो इसलिए बिजनेस में या क्रिकेट में पॉसिबिलिटीज़ को देखा जाता है, फिर प्रेशर को हैंडल किया जाता है कि किस प्रकार का प्रेशर है, अर्थात ये प्रेशर, एक तो ये प्रेशर होता है कि हाँ हमें अधिकतम रन बनाने हैं। तो फर्स्ट इनिंग में पहले बैटिंग की जा रही है तो अधिकतम रन बनाने हैं। बिजनेस में भी यही चीज़ होती है कि हमें अधिकतम आर्थिक विकास करना है, फर्म, दुकान, कंपनी का अधिकतम आर्थिक विकास करना है, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। तथा दूसरी चीज़ आती है कि तो ये प्रेशर अधिकतम का। दूसरी चीज़ होती है कि विजय का प्रेशर। जब हम सेकेंड इनिंग में बैटिंग कर रहे हैं तो सेकेंड इनिंग में हमारे पास में टारगेट को प्राप्त करना। जब हमारे पास में टारगेट नहीं है तो हमारा मैक्सिमम विकास होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब हमारे पास में टारगेट है तो उस टारगेट को प्राप्त करना, उस टारगेट के आधार पर, प्राप्त करने के आधार पर, चाहे वह सेल्स टारगेट हो, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट हो, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग टारगेट हो, चाहे वह प्रॉफिट टारगेट हो, चाहे वह इनकम टारगेट हो, चाहे वह इन्वेस्टमेंट टारगेट हो, जो भी टारगेट हो, अर्थात जब टारगेट नहीं है तो हमें टारगेट अपना निर्धारित करना है। जब हमारे पास में टारगेट नहीं है तो हमारा अधिकतम व्यावसायिक विकास, अधिकतम सेल्स या इनकम को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो हमारा विकास है, ये हमारा अधिकतम टारगेट को निर्धारित करेगा। लेकिन जब हमारे पास में टारगेट आ जाते हैं तो टारगेट का प्रेशर, अब इसमें क्रिकेट में तो ये टारगेट दिया जाता है। बिजनेस में कभी कभी टारगेट दिया जाता है और कभी कभी हम अपने अनुसार टारगेट को हम
फिक्स कर लेते हैं। अब अपने अनुसार हम टारगेट को फिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक मानसिकता आ जाती है कि भाई हम अपने आप को टारगेट क्यों देंगे, कि हम अपने आप को मुसीबत लेंगे, या मान लिया हम अपने आप को फिर कठिन टारगेट क्यों देंगे, हम अपने आप को इम्पॉसिबल टारगेट क्यों देंगे, हम अपने आप को इजी टारगेट देंगे ताकि उसको आसानी से हम प्राप्त कर सकें। ये पहली बार टारगेट देंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, हमको एक्शन लेना पड़ेगा, तो हम क्यों टारगेट देंगे। यही चीज़ ये लाइफ में भी आती है, यही कंफर्टेबल जोन है, लाइफ में भी, बिजनेस में भी। लाइफ में भी हमने कोई टारगेट नहीं दिया, कोई टारगेट खुद को दिया ही नहीं। जितना विकास हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक। यही चीज़ बिजनेस में भी होता है, बिजनेस में भी हमने कोई टारगेट दिया ही नहीं, कोई टारगेट दिया ही नहीं है, कोई टारगेट हमने लिया ही नहीं है। जितना जो कोई चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चलने दो। तो विदाउट टारगेट की जीत हार नहीं होती। जीत हार तभी होगी जब टारगेट होगा, या जब हम टारगेट हमारे पास में होगा, ये टारगेट हम लेंगे, ये टारगेट को हम स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे तभी तो जीत हार होगी। ये तो कोई टारगेट ही नहीं है तो जीत हार कैसी होगी। एक चीज़, टारगेट के आधार पर जीत हार होती है और टारगेट की कठिनता के आधार पर पुरस्कार निर्धारित होता है। टारगेट की कठिनता के आधार पर पुरस्कार निर्धारित होता है। जितना कठिन टारगेट होगा उतना ही बड़ा पुरस्कार होगा, लाइफ में भी, बिजनेस में भी, किसी भी सेक्टर में। यही कारण है आप मोहल्ले की टीम में खेलें तो मोहल्ले वाली टीम में एक तो रन का टारगेट नहीं होगा और ना ही क्रिकेट की उन जटिलताओं या बारीकियों का टारगेट होगा, इसलिए उसका इनाम भी कम से कम होता है। अब यही चीज़ मान लिया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो जिस लेवल का टूर्नामेंट है, जो जिस लेवल का जितना कठिन टूर्नामेंट है उसके आधार पर पुरस्कार है। सबसे कठिन टूर्नामेंट वर्ल्ड कप होता है। वर्ल्ड कप में विभिन्न देशों की टॉप क्लास की टीमें उसमें शामिल होती हैं। उन टॉप क्लास टीमों में टॉप क्लास के खिलाड़ी शामिल होते हैं, तब टॉप क्लास की जटिलताएं क्रिएट होती हैं, तब उसमें सर्वोच्च इनाम रखा जाता है। इसलिए ये बात समझ में आती है कि यदि कोई बिजनेस या कोई व्यक्ति प्रगति नहीं कर पा रहा है, प्रगति तभी होगी जब जीत हार होगी और पुरस्कार मिलेगा, जब जीत होगी और पुरस्कार मिलेगा। और जीत तब होगी जब या तो आप टारगेट स्वीकार करें, या टारगेट आप लें, या टारगेट आप निर्धारित करें। अब उसको पाने या ना पाने में जीत या हार निर्भर होती है। दूसरी चीज़ आती है कि टारगेट जितना ज़्यादा जटिल होगा, जितना ज़्यादा कठिन होगा, जितना ज़्यादा समस्याओं से घिरा हुआ होगा, स्वाभाविक बात है कि उतना ही ज़्यादा बड़ा पुरस्कार होगा, उतना ही ज़्यादा बड़ा पुरस्कार होगा। लेकिन हम तो कंफर्टेबल हैं, हम तो आराम चाहते हैं, हम तो रिलैक्स चाहते हैं, तो हम क्यों टारगेट लें और क्यों हम टारगेट में जटिलताओं को इन्वॉल्व करें, या क्यों हम जटिलताओं से भरे हुए टारगेट को हम एक्सेप्ट करें। लेकिन यदि हमें पुरस्कार चाहिए तो अब मान लिया ये चीज़ बिजनेस में भी लागू होती है कि हम दिक्कतों से, बाधाओं से, समस्याओं से हम साइड में करते हैं, समस्याओं से हम भागते हैं, कतराते हैं, इनकम नहीं हो रही, टारगेट को हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यदि इस सप्ताह में मान लिया हमारी इनकम 50,000 नहीं हुई, अरे कोई बात नहीं, 40 हुई ठीक है, 30 हुई ठीक है, कोई बात नहीं। अगले हफ्ते में भी नहीं हुई, अर्थात वो भी ठीक है, हम टारगेट को एडजस्ट कर लेंगे या एडजस्ट कर लेते हैं। यदि हो गई तो ठीक, अब हम इस पर गौर नहीं करते क्यों नहीं हुई या क्यों हो गई।
क्यों हो गई? तो प्रगति के लिए दो चीज़ें आवश्यक है कि टारगेट का होना और टारगेट में जटिलताओं का होना, जटिलताओं से भरे हुए टारगेट को होना। अन्यथा यदि आप टारगेट नहीं लेंगे और जटिलताओं से युक्त टारगेट को नहीं लेंगे तो आपकी लाइफ जटिल होती चली जाएगी, जटिल होती चली जाएगी और वो फिर अनप्रैक्टिसेबल होगी। अर्थात लाइफ में बिना टारगेट की जटिलताओं के जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जो भी आप कष्ट सहन करते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं। खैर, तो ये होता है कि प्रेशर को हैंडल करना, टारगेट के प्रेशर को हैंडल करना, टारगेट के जो टारगेट मिला है उसके जटिलताओं के प्रेशर को हैंडल करना, और उस टारगेट के दौरान खुद की परिस्थितियां जो डैमेज होती हैं उसके प्रेशर को हैंडल करना। जैसे कि क्रिकेट में जब आप पहली इनिंग में बैटिंग कर रहे हैं तो आपको टारगेट निर्धारित करना है, दूसरे टारगेट को निर्धारित करना है कि ताकि दूसरा अपनी मोनोपोली को क्रिएट करना है, ताकि दूसरा वहाँ तक न पहुँच सके, ऐसी ऊंचाई को स्थापित कर लेना है, ऐसी सक्सेस को स्थापित कर लेना है कि दूसरा उस सक्सेस तक न पहुँच सके। जब दूसरा उस सक्सेस तक नहीं पहुँच सकेगा तो वहाँ तक आपका एकाधिकार होगा और आप अधिकतम प्रॉफिट कमाएंगे, अधिकतम आप सेल्स जनरेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ पर कोई कंपटीटर नहीं है। यह मान लिया जब आप बैटिंग आप करते हैं, चौका लगाते हैं, छक्का लगाते हैं, जिसमें कोई कंपटीटर पकड़ नहीं पाता, फील्डिंग को दे करके कोई भी कंपटीटर पकड़ नहीं पाता आपके आइडिया को, आपके सेल्स को, आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को, आपकी फैसिलिटीज़ को जब कोई पकड़ नहीं पाता है, कैच नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो यह प्रेशर साथ ही साथ ये भी होता है कि मान लिया आंतरिक डैमेज क्या हुआ। जो प्रेशर आता है वो आंतरिक डैमेज का अर्थात है आप कितने नंबर पर आए हैं, इसके पहले क्या नुकसान हो चुका है, अब लाइफ में हो या बिजनेस में हो, क्या नुकसान हो चुका है, उसके प्रेशर को नज़रअंदाज करते हुए आप अपना बेस्ट प्रदर्शन आप करते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ, चाहे वह सोसाइटी की हो, कस्टमर की हो, मार्केट की हो, इकोनॉमिक की हो, मौसम की हो, वातावरण की हो, अन्य विभिन्न प्रकार की इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, कॉमर्शियल व अदर्स कंडीशंस जो कि हमें आर्थिक रूप में, व्यावसायिक रूप में या व्यक्तिगत रूप में परेशान कर सकती हैं, डिस्टर्ब कर सकती हैं, अव्यवस्थित कर सकती हैं, उनके इस प्रेशर को झेलना। तो यह प्रेशर को झेलना और साथ ही साथ ये भी होता है कि हमें अपने रोल को डिफाइन करना। अब ये मान लिया कभी कभी ऐसा भी होता है कि सवाल ये उठता है कि हमें जीतना है या हमें अपनी टीम को जिताना है, हमें या हमारी टीम। हम अपनी टीम के कैप्टन, कभी हम या तो किसी टीम के खिलाड़ी हैं, या तो हम किसी टीम के प्लेयर हैं, या फिर हमारी अपनी टीम है तो हम उसके कैप्टन हैं। बिजनेस में भी यही बात लागू होती है। यदि मान लिया जॉब कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि हम किसी की टीम के मेंबर हैं, तो वहाँ पर हमारा प्रदर्शन इस प्रकार से होना चाहिए कि मैन ऑफ द प्लेयर, मैन ऑफ द बिजनेस का अवार्ड हमें ही मिलना चाहिए। और तब हमारा रोल न केवल हमारे अपने कार्य पर निर्भर करता है, बल्कि हमें दूसरे के साथ में सहयोग वाला रवैया अपनाना चाहिए, जो कि एक अच्छे कैरेक्टर की निशानी है, ताकि हमारे लिए आगे का मार्ग प्रशस्त हो सके। लेकिन जब हम
जब हम अपनी टीम के कैप्टन हैं, अर्थात जब हमारी टीम है, हमारी एम्प्लाई की, सहयोगियों की, अर्थात अब लिमिटेड टीम क्या होती है? केवल एम्प्लाई की तथा एक व्यापक टीम क्या होती है? जिसमें आपके एम्प्लाई शामिल हैं, आपके सहयोगी शामिल हैं और आपके समर्थक शामिल हैं। आपके एम्प्लाई, सहयोगी और समर्थक और आप तथा आपको पसंद करने वाले, आपको, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी को पसंद करने वाले, आपकी प्रोडक्ट, सर्विस या कार्य को पसंद करने वाले, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी के साथ सहयोग करने वाले या सपोर्ट करने वाले या फिर एम्प्लाई। तो ये एक व्यापक टीम होती है, तो अब कभी टीम को जिताना है अपने प्रदर्शन के द्वारा, टीम को मोटिवेट करना है तथा अपने सहयोग के द्वारा टीम को गाइड करना है, टीम को प्रभावित करना है, टीम में एक उत्साह, ऊर्जा का संचार करना है। तो जब हम बैटिंग कर रहे हैं तो हमारा रोल क्या है? अपने रोल को डिफाइन करना होता है। जिस तरीके से क्रिकेट में अपने रोल को डिफाइन करना है और उसी तरीके से हमें बिजनेस में भी अपने रोल को डिफाइन करना है। साथ ही साथ खुद का विकेट बचाते हुए बैटिंग करना है। यदि हम ही आउट हो गए तो दूसरा कैसे प्रेरित होगा? दूसरा कैसे उत्साहित होगा और कैसे हम अपनी टीम को जिता पाएंगे? इसलिए ये मान करके चलना चाहिए कि हमारा सबसे बेस्ट प्रदर्शन होना चाहिए। तो इसलिए अपने रोल को डिफाइन करना। अब जैसे कि कहा जाता है कि क्रिकेट की टीम में कौन किस नंबर पर आएगा। यदि हम कैप्टन हैं तो हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि कौन किस नंबर पर जाएगा, कौन किस लेवल पर जाएगा। और ये साथ ही साथ हमें भी खुद को भी डिसाइड करना है कि हमें कब किस नंबर पर जाना है, कब किस नंबर पर जाना है। और यदि हम सेफ जोन में रहेंगे, हम खुद के लिए सेफ जोन तलाशते रहेंगे तो कभी हम लीडर नहीं बन पाएंगे, कभी हम एक बेहतर कैप्टन नहीं बन पाएंगे। इसलिए बेहतर कैप्टन बनने के लिए बेहतर खिलाड़ी बनना आवश्यक है, बेस्ट कैप्टन बनने के लिए बेस्ट खिलाड़ी बनना आवश्यक है। पहले तो खिलाड़ी बनना आवश्यक है, फिर बेहतर खिलाड़ी बनना आवश्यक है, फिर बेस्ट खिलाड़ी बनना आवश्यक है। तभी हम कैप्टन बन सकते हैं। वही स्थिति आती है बिजनेस के मामले में भी। पहले तो बिजनेसमैन बनना आवश्यक है, बेहतर बिजनेसमैन बनना आवश्यक है और बेस्ट बिजनेसमैन बनना आवश्यक है। तभी हम एक लीडिंग बिजनेसमैन बन पाएंगे। अब आप कह सकते हैं कि भाई बिजनेसमैन कैसे बना जा सकता है? अरे तो क्रिकेट का खिलाड़ी कैसे बना जा सकता है? आप गली मोहल्ले में खेल करके आप एक खिलाड़ी बन सकते हैं। जब आप गली मोहल्ले में खेल करके आप एक क्रिकेट खिलाड़ी बन सकते हैं तो ये जो प्रोफेशनल स्कूल हैं, ये कॉलेज हैं या एकेडमी हैं, ये फिर क्या करती हैं? अर्थात गली मोहल्ले का क्रिकेट गली मोहल्ले के खिलाड़ियों को तैयार करता है। गली मोहल्ले का क्रिकेट गली मोहल्ले वाले खिलाड़ियों को तैयार करता है।
जिला लेवल लेवल के जो मैच हैं, खेल हैं, खिलाड़ी हैं, वो जिला लेवल के खिलाड़ियों को तैयार करते हैं। लेकिन ये जो एकेडमी है, ये जो क्रिकेट एकेडमी है, या जो मान लीजिए जो इस प्रकार की स्कूल है, स्वाभाविक बात है कि ये राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ियों को तैयार करती हैं। क्यों और कैसे? स्वाभाविक बात है कि जब हम गली मोहल्ले में खेलते हैं तो रूल्स हमारे गली मोहल्ले वाले, या साधन या टेक्नोलॉजी गली मोहल्ले वाले ही होती है। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है, वैसे ही हम इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। अर्थात अब सवाल ये उठता है, हमारा टारगेट क्या इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना है? यदि इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना है तो स्वाभाविक बात है कि उसके नियम और कायदे कानून को सीखने के लिए हमें प्रोफेशनल स्कूल को ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर प्रोफेशनल कोच को ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रोफेशनल ट्रेनर के अंडर में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ताकि इंटरनेशनल जटिलताएं या विशेषताएं अलग हैं, नेशनल जटिलताएं या विशेषताएं अलग हैं, स्टेट लेवल की जटिलताएं या विशेषताएं अलग हैं, जिला लेवल की जटिलताएं या विशेषताएं अलग हैं। तो उसी आधार पर आप कुछ भी सामान ले करके बेचने वाली जगहों पर आप कुछ भी सामान ले आओ, रोड पर बैठ जाएं आप एक बिजनेसमैन हो गए, जो खरीदता है बेचता है, चलो वो ठीक बिजनेसमैन हो गए। लेकिन यदि आपको स्केल अप करना है नेशनल लेवल पर, या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, या राज्य लेवल पर, या जिला लेवल पर, तो उसके लिए तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए आप को नियम कायदे कानून सीखना पड़ेगा, तभी आप प्रगति कर सकते हैं। अन्यथा बाधाएं आ जाएंगी, क्योंकि एक निर्धारित लेवल तक, ध्यान दीजिएगा, बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, एक निर्धारित लेवल तक आपकी मर्जी चलती है, एक निर्धारित लेवल तक आपकी मर्जी या आपका मूड चलता है। फिर उसके आगे प्रशासनिक कायदे और कानून चलते हैं। प्रशासनिक कायदे और कानून के संदर्भ में प्रशासनिक कायदे और कानून चलते हैं। उस संदर्भ में आप अपने कायदे कानून चला सकते हैं, आप अपनी मर्जी चला सकते हैं, आप अपनी मर्जी प्रशासनिक कायदे और कानून के अंतर्गत आप अपनी मर्जी चला सकते हैं, ठीक है, अन्यथा नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि बिजनेस के मामले में भी, क्रिकेट के मामले में भी, अब यहाँ पर बल्कि ये कह लीजिएगा कि पहले तो आपको एक निर्धारित लेवल तक आप चलते हैं, आपकी मर्जी चलती है। उसके बाद में उस प्रोफेशन या फील्ड की मर्जी चलती है, फील्ड के कायदे कानून चलते हैं। फिर तीसरे लेवल पर राज्य या सरकार के कायदे और कानून चलते हैं, और फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून चलते हैं। बिजनेस के मामले में भी यही चीज़ें हैं। एक निर्धारित लेवल तक आप बिजनेस में आप अपनी मर्जी चला सकते हैं, उसके बाद में फिर बिजनेस के कायदे कानून चलते हैं। बिजनेस के कायदे कानून से चलोगे तो बिजनेस प्रगति करेगा। एक निर्धारित लेवल तक आप अपनी मर्जी से प्रगति कर सकते हैं। उस लेवल से आगे प्रगति करने के लिए आपको बिजनेस के कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा, या बिजनेस के कायदे कानून के आधार पर ही प्रगति कर सकते हैं। और उससे अधिक आगे प्रगति करने के लिए आपको राष्ट्रीय कायदे कानूनों का पालन करना पड़ेगा, या राष्ट्रीय कायदे कानून के आधार पर ही आप प्रगति कर सकते हैं। और उससे आगे प्रगति करने के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का
पालन करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अर्थात एक निर्धारित बिजनेस में भी यही बात आती है कि एक निर्धारित लेवल तक प्रगति करने के लिए, ये निर्धारित लेवल तक प्रगति आप अपने मूड से कर सकते हैं, आपको अपनी आसपास की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद में आप जिस बिजनेस में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, वहाँ की जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, परिस्थितियाँ हैं, उनके द्वारा या उनमें ही आप प्रगति कर सकते हैं। फिर उसके आगे राष्ट्रीय लेवल की क्या परिस्थितियाँ हैं, राष्ट्रीय लेवल पर क्या कानून है, सरकारी या प्रशासनिक क्या कायदे कानून हैं, तभी आप प्रगति कर सकते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या है, तो इसलिए अब ये भी दिक्कतें आती हैं कि ठीक है, मूड के आधार पर तो आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मूड के आधार पर अब जरा ये भी तो गौर करें आप कि लगभग हर जिले में क्रिकेट खेलने वाले, यदि हम इंडिया की बात करें तो हर जिले में क्रिकेट खेलने वाले हजारों की संख्या, 10-20-50 हज़ार खिलाड़ी होंगे, 10-20-50 हज़ार खिलाड़ी होंगे और लाखों की संख्या में दर्शक होंगे। ठीक है, लाखों की संख्या में दर्शक होंगे। अब 10-20-50 हज़ार खिलाड़ी मूड के आधार पर अपना खेलते हैं, मूड के आधार पर, शौक के आधार पर वो अपना खेल रहे हैं, मूड के आधार पर या शौक के आधार पर तो वो खेल रहे हैं और कुछ क्रिकेट के नियमों को भी वो जान रहे हैं, लेकिन फिर जब हम प्रदेश स्तर की बात करते हैं, जिला स्तर पर तो 50 हज़ार, प्रति जिले में 50 हज़ार क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी मिल जाएंगे, 10-20 हज़ार जिला लेवल के टूर्नामेंट खेलने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन यदि राज्य लेवल पर देखें तो हम ये पाएंगे ये संख्या 1000 के अंदर ही होगी जो राज्य लेवल के टूर्नामेंट या राज्य स्तरीय खिलाड़ी होंगे। हो सकता है ये संख्या सैकड़ों में ही हो, मान लिया हम एक अनुमानित बता रहे हैं, बाकी ये कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन जब हम राष्ट्रीय लेवल पर देखते हैं, तो राष्ट्रीय लेवल पर यह संख्या क्रिकेट में मान लिया सैकड़ों तक ही सीमित है, 100 के अंदर ही होंगे जाकर के, हो सकता है 50 के अंदर है। लेकिन जब हम मान लीजिए भारत की बात करें तो जब भारत की हम अंतर्राष्ट्रीय टीम की हम बात करते हैं तो पता चलता है कि मुश्किल से 50 के अंदर ही खिलाड़ी की संख्या सिमट जाती है, 50 के अंदर ही खिलाड़ियों की संख्या सिमट जाती है, उन्हीं में थोड़ा सा बदलाव के साथ, एडजस्टमेंट करने के साथ ही। और वो 50 इसलिए क्योंकि टीम में तो चाहिए 11 ही खिलाड़ी, लेकिन विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ, विभिन्न प्रकार की कंडीशन तथा विभिन्न प्रकार के जो ऑप्शन हैं, उन भिन्न ऑप्शन के टॉपर को तैयार किया जाता है। तो जितने ऑप्शन होते हैं उसके अनुसार खिलाड़ियों को स्पेशली तैयार किया जाता है, जिसके कारण यह संख्या 50 के आसपास पहुंच जाती है। जबकि टीम में और उन 50 के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर, उनमें से टॉप 11 सेलेक्ट किए जाते हैं और उन टॉप 11 में एक सेलेक्ट किया जाता है कैप्टन के रूप में। ठीक है, फिर उसको वो टीम दे दी जाती है। यही चीज़ बिजनेस के मामले में भी होती है। कि यदि हम देखें तो भारत के ऐसे बिजनेसमैन मुश्किल से 11 ही होंगे टॉप लेवल पर। भारत के टॉप बिजनेसमैन जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिनका कारोबार है, ऐसे ही 10-11 के आसपास होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा और व्यापक करें तो ऐसे ही संख्या होगी जाकर के। तो आखिरकार क्या है
आखिरकार ये क्या है? यह पैटर्न इस बात को डिफाइन करता है, यह पैटर्न इस बात को परिभाषित करने का प्रयास करता है कि सीखा है कि जो मतलब जिला स्तरीय वाली बात आती है कि जब हम बिजनेस की प्रगति करते हैं एक लेवल तक, तो हम सिर्फ अपने मूड के आधार पर हम प्रगति कर लेते हैं। बिजनेस में भी हम एक लेवल तक हम अपने मूड के आधार पर प्रगति करते हैं। दूसरे लेवल पर प्रगति हम बिजनेस के रूल्स नियम के आधार पर करते हैं, उसके नॉलेज के आधार पर, उसकी ट्रिक के आधार पर, इन सब चीज़ों के आधार पर। फिर जो राष्ट्रीय लेवल पर कायदे कानून है, उसके आधार पर फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कायदे कानून के आधार पर तो ये विभिन्न का ये एक पैटर्न है, यह एक पैटर्न है। लेकिन जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं मूड के आधार पर, अर्थात मूड के बाद में हम बिजनेस की बारीकियों को, बिजनेस के रूल और रेगुलेशन को जब हम प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं, तो हम केवल मूड वाली लेवल पर ही सीमित रह जाते हैं, वहाँ तक ही प्रगति पर ही सीमित रह जाते हैं। अगली लेवल पर हम नहीं पहुँच पाते हैं, अगली लेवल पर नहीं पहुँच पाते हैं। यदि अगली लेवल पर पहुँच गए तो हम उसके अगले लेवल पर हम नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि बदलना पड़ता है। पहली बात तो आती है कि जो हमारा आदर्श मूड है उसको क्रिकेट के मूड में बदलना पड़ता है, आदर्श मूड को बिजनेस के मूड में बदलना पड़ता है, बिजनेस वाले मूड को बिजनेस के रूल्स और रेगुलेशन में बदलना पड़ता है, बिजनेस के रूल्स और रेगुलेशन वाले मूड को नेशनल रूल्स और रेगुलेशन के मूड में बदलना पड़ता है, नेशनल मूड को अंतर्राष्ट्रीय रूल्स और रेगुलेशन में बदलना पड़ता है। इसी आधार पर अपनी फर्म, दुकान, कंपनी को भी चेंज करना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। हो सकता है कि हाँ, अगले भाग में भी कुछ बात करें। फिलहाल इस भाग में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।